रॉबर्ट का चैप्टर है होम्योपैथिक थेरापेटिक्स इन द फील्ड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसमें रॉबर्ट ने क्या बोला है, तो सबसे पहले द व्यू पॉइंट ऑफ द मॉडर्न फिजियोलॉजिस्ट reflect the theory of that the vast majority of human ill are traceable to the dysfunction of the glandular system। यानी मॉडर्न फिजियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो मॉडर्न फिजियोलॉजिस्ट जो है उनकी थ्योरीज क्या रिफ्लेक्ट करती है कि जो मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन इल्स होती है वो ग्लैंडुलर सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से होती है। मोस्टली जो ग्रोथ प्रॉब्लम होती है, माल एडजस्टमेंट जितने भी है, ये एंडोक्राइन इम्बेलेंस की वजह से होता है। ठीक है। सिक्रीशन ऑफ नॉर्मल ग्लैंड इज सो माइन्यूट दैट इज अप्रोच द होम्योपैथिक अटेन्यूएशन, क्योंकि होम्योपैथी में भी माइन्यूट डोज यूज़ किया जाता है और इसमें एंडोक्राइनोलॉजी भी यही है। तो द फंक्शन ऑफ सम ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड is to be secrete a minute quantity of specialized product into the system, a secretion that has a vital bearing on the health of whole constitution. In many cases, this secretion of normal gland is minute, that is appearance approaches to the homeopathic attenuation। यानी यही बोला है कि ये इसमें माइन्यूट सिक्रीशन होता है, अपने इसमें भी माइन्यूट होम्योपैथिक अटेन्यूएशन में भी माइन्यूट डोज यूज़ होता है। डक्टलेस ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में बताया कि माइन्यूट क्वांटिटी में स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट सिस्टम में रिलीज़ होता है। फिर डॉक्टर वर्नर का नाम इसमें लिखना है। डॉक्टर वर्नर जो एमडी थे, उनने ये बताया कि डिफ़िकल्टी क्यों आती है एंडोक्राइनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में। क्योंकि ये न्यूनेस ऑफ द सब्जेक्ट, लैक ऑफ डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन, इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, टू इंटीग्रेट इंटर रिलेशनशिप ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड। तो पहला तो ये नया सब्जेक्ट है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की कमी है, इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं। द इंटीग्रेट इंटर रिलेशनशिप नहीं समझ पा रहे डक्टलेस ग्लैंड्स के बीच में। डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट के एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। द वेरिएशन ऑफ द पोटेंसी ऑफ हार्मोनल प्रिपरेशन, मतलब हार्मोनल प्रिपरेशन की पोटेंसी में वेरिएशन है, इसकी वजह से ये सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द डोज, तो ये 6 पॉइंट लिखने डॉक्टर वर्नर के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी हो रही है एंडोक्राइनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है ताकि एंडोक्राइनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकें। तो थोरो नॉलेज होना चाहिए, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ एएनएस एंड पीएनएस। ठीक है। तो एएनएस और पीएनएस जो है, मतलब कि आपका जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है, दोनों के बारे में अपन को पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उनका अरेंजमेंट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंडोक्राइनोलॉजी को। इंटीग्रेट वाइटल फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो इंटीग्रेट वाइटल फोर्स प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। और नॉलेज दैट मेंटेनेंस द बैलेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बीच में बैलेंस किसकी वजह से, इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। ओवर एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू, sex characters, skeleton formation are the language of the Hahnemann manifestation of miasm. Hahnemannian homeopath lack laboratory corroboration, has little weight। उस टाइम पे लेबोरेटरी कन्फर्मेशन नहीं था इतना ज़्यादा। रूब्रिक्स जो कैंट रेपर्टरी, बोरिंगो रेपर्टरी में दिए गए हैं, ये पेशेंट कंडीशन में अपन इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया है, मासी डोज अगर इंसुलिन का दिया जाता है तो उससे क्या होता है, शुगर का लेवल क्या होने लगेगा, इंक्रीज़ ऑफ शुगर फॉलोइंग इनिशियल डिक्रीज। इनिशियली तो शुगर लेवल डिक्रीज़ होता है, लेकिन उसके बाद इंक्रीज़ होने लगता है। अगर मासिव डोज इंसुलिन का दिया जाता है तो इनिशियली तो शुगर लेवल डाउन होता है, लेकिन उसके बाद इंक्रीज़ होने लगता है और हाई लेवल पे पहुंच जाता है। तो वी फाइंड रेमेडीज़ ऑफ शुगर इन यूरिन, अपने पास रेमेडीज़ है शुगर इन यूरिन के लिए, तो इंडिकेटेड सिमिलिमम देनी चाहिए। इसके अलावा रिसर्च वर्क जो है वो इंडिकेट करता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ पेनक्रियास इन द पेप्टिक अल्सर, मेनोपॉज जो है उसमें एंडोक्राइन इम्बेलेंस होता है, वहाँ भी अपना रोल है। फिर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में अपना रोल है। बैकवर्ड चाइल्ड जैसे बेरेटा, कैल्केरिया, साइलिशिया, सल्फर, नेट्रम काली, वहाँ पे इंडिकेटेड हो सकती है। लाइकोपोडियम ग्लैंड्स में इंडिकेटेड हो सकती है। सल्फर ग्लैंडुलर
कंडीशंस में दे सकते हैं। फास्फोरस जो है, फास्फोरिक एसिड जो है वो ग्लाइकोसूरिया में, नाइट्रिक एसिड सिफिलिटिक ओरिजिन की ग्लैंड इनलार्ज में दे सकते हैं। नेट्रम ग्रुप मेंटल डिप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बुक से थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वार्नर के बताए गए हैं। इसके बाद उस टाइम पे लैक ऑफ लेबोरेटरी कोऑपरेशन था, ठीक है। इसके बाद केन बोनिमस एंड रिपर्टरीज में रूब्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस का एक्सपेरिमेंट लिखना है, क्या इंसुलिन लेवल डाउन होता है फिर बढ़ जाता है, ठीक है। एलेक्ट्रिस फेरिनोसा जो है वो क्लोरेटिक कंडीशन में, एनीमिक कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनोपॉज एंड एंडोक्राइन डिसबैलेंस के बारे में, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, उसमें भी अपनी रेमेडीज यूज़फुल है। पेप्टिक अल्सर जो है कि रिसेंट रिसर्च वर्क हैज़ इंडिकेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ पेनक्रियास इन पेप्टिक अल्सर। ये पैराग्राफ आप रीड कर सकते हैं। पल्सटेला लाइकोपोडियम जो है उसका एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। सल्फ़र और फास्फोरस में यहाँ पे बताया गया है कि सल्फ़र जो इंडोलेंट होता है, फास्फोरस ओवर एक्साइटेबल होता है, इरोटिक और इरेटिक होता है, बहुत एक्साइटेबल होता है। वहीं सल्फ़र जो इंडोलेंट होता है। फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड दोनों ग्लाइकोसूरिया में इंडिकेटेड होती है। नाइट्रिक एसिड ग्लैंडुलर डिस्फंक्शन में दे सकते हैं। वेजिटेबल सल्फ़र और लाइकोपोडियम के बारे में यहाँ पे दिया है कि ग्लैंड्स वाली कंडीशन में यूज़फुल है। नेट्रम ग्रुप के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसमें कि डार्क साइड देखते हैं, स्ट्रॉन्ग अवर्जन, कंसोलेशन अवर्जन, ग्रेटी एंड ग्लूमी मूड, ठीक है। नेट्रम मार्स, ठीक है, जिसमें एंजाइटी रहेगी थायराइड के केसेस में। नेट्रम का थायराइड स्वेलिंग में। तो ये सारे मेडिसिन को स्टडी कर सकते हैं हम इस चैप्टर से, लेकिन लिखना इतना लिख नहीं सकते, इसलिए हमने शॉर्ट नोट्स बनाए। तो काली ग्रुप के बारे में बताना है, ठीक है। काली पेशेंट साइकोटिक होते हैं, टाल, चबी, ओबेसिटी देखने को मिलती है, एंडोक्राइन इम्बैलेंस उनमें भी रहता है, ठीक है। इसके बाद सिलीशिया जो है, कैल्केरिया, ठीक है, तो सिलीशिया एंजल चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद कैल्केरिया ग्रुप, ग्रेफाइटिस, सीपिया, कार्बोवेज, इन सब रेमेडी कार्बन ग्रुप की हो गई, ठीक है। काली ग्रुप में बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बताया, जैसे काली फेरोसाइनेटम जो है वो है ना, तो वो उसका यूटेराइन स्पेयर पे अच्छा काम रहता है, सीफिया का, ठीक है। काली काप, काली फोस, काली फेरोसाइनेटम, ठीक है। काली म्यूर, काली आयोड का गोइटर में, काली फोस जो है उसको फ्लसिंग में यूज़ कर सकते हैं, यंग पीपल में, फ्लसेस में, एनीमिया में। काली ब्रोम, काली फोस जो है वो मेंटली डिजनरेशन, ठीक है, बैकवर्ड चिल्ड्रंस में यूज़ कर सकते हैं काली ब्रोम वगैरह। और इमिशंस, इम्पोटेंसी, मस्टरबेशन में काली ब्रोम। कैल्केरिया ग्रुप जो है वो भी यूज़फुल हो सकता है, सिलीशिया ग्रुप, ठीक है। तो सर कैल्केरिया पोर्ट बेलिड रहता है, ठीक है, और सिलीशिया में माल एसिमिलेशन मिलेगा। फिर लास्ट में ये बोला है कि let us watch with the great interest the investigation of the endocrine system, but let us look with expectant eye of the explorer upon the homeopathic remedies that we may meet and cure even these little understood condition। जिन कंडीशंस में भी अपन होम्योपैथी को अप्लाई कर सकते हैं एंडोक्राइन में, एंडोक्राइन सिक्रीशन में इम्बेलेंस हो उसको ठीक कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज कर सकते हैं वाइटल एनर्जी का।